अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुमित जैन साहब, चाइना से, स्ट्रेट फ्रॉम चाइना, शी जिनपिंग के हम्म। पड़ोसी। बहुत शुक्रिया। क्या बात, थैंक यू पड़ोसी सो मच नहीं, घर सर। से। घर से है शी थैंक यू। जिनपिंग के। लेकिन सर आज हम शी आपने कितनी बार जिनपिंग। बोला है आपने कितनी बार बोला है कि आपके ससुर तो घर में ही हो गए ना ये। मेरे घर में रह हाँ रहे बेचारे, बिल्कुल, पास घर तो है नहीं। आप कभी सही भी बोल बात देती है। है गायब हो गए। आपने कई बार बोला है शीश भी गायब कहाँ हो गए। वो भी घर पे सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो गायब हो जाते हैं। ऐसे ही लग रहा है। लेकिन सर अभी शी जिनपिंग के गायब से पहले अगर हम सीरिया की बात करें, वैसे तो हमने और भी आपसे बात पूछनी थी। आजकल तो बिल गेट्स जो है उनको भी खूब धुलाई हो रही है उनकी इंडिया से, उन्होंने भी कुछ बोल दिया है। लेकिन उन पे हम बाद में आएंगे। पहले सीरिया की सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? आरजू जी, आप ही के पाले हुए लोग जो हैं वो उन्होंने भेज दी होंगे सीरिया में और उन्होंने काम कर दिया। देखिए, आपने तो यूएसएसआर को हरा दिया, आपने अमेरिका को हरा दिया, अब आपने सीरिया में जाकर रशिया को भी हरा दिया है। मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं, बाकी आपको पता होगा क्योंकि फैक्ट्री तो जिहाद की आप ही के कंट्री पे है। बट जो सीरिया में हुआ है वो वही है कि भीड़ तंत्र आई, ये जिहादी इकट्ठे होकर आए। वही फॉर्मूला जो इन्होंने बांग्लादेश में किया, वही जो आपके कंट्री में इन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर किया, वही श्रीलंका में किया, वही आज सीरिया में भी किया है। भारत में भी करने की कोशिश करी थी आप ही के जो हमारा यहाँ पर आप ही का आदमी बोल रहा हूँ मैं, उसका आप ही का एजेंट राहुल गांधी, उसने भी करने की कोशिश करी थी लेकिन नाकामयाब हो गया क्योंकि पप्पू ही है। लेकिन आज जो सीरिया में हुआ है ये एक दस्तक है कि किस तरह से डीप स्टेट हर कंट्री में जाकर काम करता है जो डीप स्टेट की बात नहीं मानता। आपको डीप स्टेट की बात माननी ही पड़ेगी, इन एलिट्स की बात माननी पड़ेगी, वरना आपकी गवर्नमेंट को गिरवा दिया जाएगा। 1400 साल के थे, 14 सालों से वहां पर विद्रोह हो रहा है लेकिन कुछ नहीं हुआ। कभी उसकी हेल्प कर रहा है ईरान, कभी रशिया, कभी कोई और। आज जब उसको लगा कि इसकी जरूरत नहीं है, बाइडन जाने वाला है, जाने से पहले भंगड़े डाल के जाएगा वो, क्योंकि पंजाबी तो हमने पहले ही सिखा दी उसको। वो कहता तुसी की किता, तो अब उसने भंगड़े डाल के जा रहा है। क्या बोल रहा है कि जी देखिए, मैंने जाने से पहले रशिया को वीक कर दिया, ईरान को वीक कर दिया और सीरिया में असाद को भागने पर मजबूर कर दिया है। उसको एक फ्री पास चाहिए था जिसको बोलते हैं सेफ पैसेज। जैसे इमरान खान जब बोलता था आपके यहाँ पर कि मुझे एक सेफ पैसेज चाहिए, वैसे ही बाइडन को भी फेस सेविंग के लिए एक पैसेज चाहिए था कि पिछले 4 साल में तो उसने कुछ किया नहीं। अब जाने से पहले यूक्रेन का वॉर इंक्रीज कर दिया, पुतिन को तंग कर दिया, इधर से सीरिया में असाद को भगवा दिया। उसको तो पूरी कोशिश थी कि उसको मार दिया जाए ताकि स्यापा ही खत्म हो जाए, लेकिन वो फिर भी बचकर वो रशिया पहुंच गया है। तो ये डीप स्टेट, बाइडन, ये सब मिलकर एक यहाँ पर एक बॉयलर पॉइंट क्रिएट करना चाहते थे। मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि सीरिया नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा मिडल ईस्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि इसराइल ने हिजबुल्ला की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी लेबनान में। अब लेबनान इनके लिए यूजलेस हो गया है। जैसे ही हिजबुल्ला खत्म हुआ है तो ईरान भी यूजलेस हो गया। इनको तो युद्ध चाहिए डीप स्टेट को, कहां करेंगे? और वहां पर एक ही एरिया था जहां पर ये युद्ध कर सकते थे, आइदर इट वाज इंडिया पाकिस्तान या सीरिया या इराक में। इराक अगली नंबर है, पहले सीरिया को इन्होंने अटैक किया है। अब ये आग वहां से निकल जाएगी क्योंकि रिबेल्स ने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया। अब ये एक नया मुर्गा ढूंढेंगे और मेरा हिसाब है कि अगला टारगेट इराक होगा, वरना इंडिया पाकिस्तान होगा। ये युद्ध तो होकर रहेगा इंडिया पाकिस्तान में। इसलिए बोल रहा हूं जितनी जल्दी हो सकता है आप अपना पासपोर्ट या वीजा लगवाई लीजिए। सर इंडिया पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हाँ इंडिया बांग्लादेश में ज़रूर लग रहा है, इसलिए कि बांग्लादेश ने जो है वो अपने मिसाइल्स वगैरह भी मंगा लिए हैं और ड्रोन्स मंगा के और भारत की तरफ फेस करके रख दिए। तो वहाँ ज़्यादा टेंशन लग रही है बजाय इसके कि पाकिस्तान और भारत की टेंशन हो। हर्ष जी, आपको अभी तक डीप स्टेट की मुझे लगता है समझ नहीं आई। वो आपको दिखाता इधर है और युद्ध उधर करवाता है। वो आपको हमेशा दिखाएगा कि चाइना और ताइवान लड़ने वाले हैं। कभी भी चाइना ताइवान का युद्ध नहीं होगा, अगर होगा तो चाइना जापान का करवा देंगे। ऑलरेडी वहां पर टेंशन शुरू हो गई है। ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में, कभी रशिया और यूक्रेन में, युद्ध करवा दिया सीरिया में। ये बांग्लादेश की तरफ हमारी आंखें हैं, सबकी अटेंशन बांग्लादेश की तरफ कर दी, इधर पाकिस्तान के फ्रंट को छोड़ दिया, भारत को उधर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मजबूर कर दिया है ताकि पाकिस्तान से हमारी नजर हट जाए
और आप भी अपनी कंट्री को बड़ा सेफ गार्ड कर रही हैं आज वहां पर बैठ के। पता आपको भी है कि नजरें आपकी भी हमारी देश की तरफ हैं। तो ये युद्ध बांग्लादेश से कभी नहीं होगा। और भाई अगर उन्होंने 62 अगर ड्रोन लगा भी दिए हैं हमारे बॉर्डर के ऊपर, और सानू कोई फर्क पैंता है? 62 ड्रोन वहां पे अगर तुर्की के आ भी गए हैं, डजेंट मैटर। हमारी जो मिसाइल्स हैं वो उधर हैं और उनके सिर्फ ड्रोन हमारी तरफ हैं। आपको क्या लगता है इससे क्या भारत के ऊपर वो फतेह कर लेंगे, वो गजवे हिंद कर लेंगे? नहीं होगा। होगा तो यही कि वहां पर डिस्ट्रैक्शन कर कर पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर सकता है, बिकॉज यू एंड योर कंट्री आर डेस्परेट टू हैव सम काइंड ऑफ फेस सेविंग फॉर योर कंट्री। आपको अपने मुल्क को अगर इकट्ठा रखना है आपको युद्ध करना पड़ेगा। ये मेरी अपना आंकलन है। मेरी आज ही एक किसी एक्सपर्ट से बात हो रही थी कि डीप स्टेट काम कैसे करता है। उसकी टैक्टिक हमेशा रहती है कि टारगेट उनका फिक्स है कि तंग किसको करना है। आज उसको अगर रशिया को तंग करना था, इजराइल को तंग करना है और भारत को तंग करना है, क्योंकि यहां पर तीनों जगह पर एक नेशनलिस्ट आदमी कंट्री को चला रहा है। 20 जनवरी के बाद ये सारी अटेंशन अमेरिका की तरफ चली जाएगी, क्योंकि वहां पर ट्रंप आ जाएगा जो एक नेशनलिस्ट है। इसलिए ये जो गंद ये मचाने की कोशिश कर रहे हैं ये 20 जनवरी तक ही है। और इसमें टारगेट भारत बहुत बड़ा एक टारगेट है। मैं आज दोबारा बोल रहा हूं, आपको लगता है कि जो मोहम्मद यूनुस है वो भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, तंग करने की कोशिश करेगा? कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ ऑप्टिक्स हैं। तंग किया जाएगा भारत को, ना चाइना से, ना बांग्लादेश से, ना श्रीलंका से, ना नेपाल से, ना कहीं और से। पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर अटैक कराया जाएगा। और बेशक वो छोटा मोटा अटैक ही क्यों ना हो, बट इट माइट बी अ डिस्ट्रैक्शन। बांग्लादेश इज अ डिस्ट्रैक्शन, बट पाकिस्तान, इंडिया इज द टारगेट। सर मत डरे, हम लोग बिल्कुल मूड में नहीं है बिल्कुल भी अटैक करने की। आप लोग मत घबराइए। लेकिन सर हम घबराते नहीं हैं। हमने साड़ी भेज दी थी, चूड़ियां इस बार डलवा कर आएंगे और लिपस्टिक भी मुनीर के लगवा कर आएंगे, ये याद रखना। सर उसके तो पता नहीं कब लगेगी, मुझे मरवाएंगे आप ऐसी बातें करके। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि पाकिस्तान का कोई मूड नहीं है सब भारत से झगड़ा करने का। लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी तो ट्रंप ने ये भी कहा है कि इजराइल को भी उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू को कि जी आप वॉर को रोकिए। तो क्या वाकई में ट्रंप की बात सुनी जाएगी? पहली बात यह है कि ट्रंप ने हमेशा बोलता है वो कि आपको अपनी कंट्री की रक्षा करने के लिए जो भी करना पड़े वो सही है। बेशक हमास के जानवर हो, हिजबुल्ला के जानवर हो, वो कोई भी हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ट्रंप भी छोड़ता नहीं था। आपको याद होगा ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जिसने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जिसको बोलते हैं वो उसने फेंका था सीरिया के अंदर जो जानवर थे वहां पे, कॉकरोचों को। अब वही बोले आकर इजराइल को कि आपने लड़ाई नहीं करनी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। पहली बात ये। दूसरा, ट्रंप के आने से पहले ही इन सारे कॉकरोचों ने पहले ही सरेंडर करना शुरू कर दिया था। आपको याद है हाउतीज ने पहले बोल दिया हम सरेंडर करते हैं, हम सीज फायर करने को तैयार हैं। हिजबुल्लाह ने बोल दिया कि भाई हम सीज फायर करने को तैयार है। और भाई सीज फायर करने को तैयार हो, तुम्हारे ऑपरेटिव्स बचे कहाँ हैं? 3000 एक दिन मार दिए, 500 बचे थे वो अगले दिन मार दिए। उसके बाद इनको अपना चीफ बनाने में दिक्कत आ रही थी, 3 बनाए, तीनों के तीनों पहले ही हफ्ते में ऊपर चले गए। पता लगा है कि मियाँ खलीफा को इन्होंने अप्रोच किया था कि भाई तुम ही बन जाओ हमारी आर्मी चीफ, लेकिन वो उसने मना कर दिया। हमने बोला था कि भाई हमारे यहाँ पर राहुल गांधी है, आप उसको ले जाइए, सेम डीएनए है, आपका वो चीफ बनने को तैयार है, उसको तो प्रधानमंत्री बनना है, आप हिजबुल्लाह का प्रधानमंत्री बना दीजिए। लेकिन वो मुझे लगता है प्रपोजल अभी कंसिडरेशन में है। बट एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, इजराइल के ऊपर जितना मर्जी आप दबाव डाल दीजिए वो सुनने वाला नहीं है। वो अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो करना पड़ेगा वो करेगा, और ये चीज दुनिया को भी मालूम है। लेकिन सर इसमें रशिया का आपको क्या रोल नजर आ रहा है? इसलिए कि कल तो हमारे यहाँ ये न्यूज भी चल रही थी कि जो सीरिया के लीडर जो भागा है वहां से, वो जाकर रशिया ने उसको पनाह दी है। देखिए, रशिया ने बहुत देर से सपोर्ट किया असाद को, और वहां पर असाद को सपोर्ट करते करते उसको आज़ाद भी कर दिया और अपनी कंट्री में बुला भी लिया। और होता भी ऐसे ही है कि जो कंट्री के नेशनल जो लीडर्स होते हैं, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसे कोई ना कोई कंट्री तो पनाह दे ही देता है। अब भाई आप मुझे से क्वेश्चन तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे कि आपके कंट्री में कोई प्रधानमंत्री बाहर जाकर किसी और कंट्री में असाइलम लेकर रहा ही ना हो। भाई आपका जो नॉन शरीफ लोग हैं ये कभी सऊदी अरेबिया में जाते हैं, कभी यूके में जाते हैं। तो ऐसे जैसे आपकी शेख हसीना अब हमारे कंट्री में आई हुई है, तो ये ऐसे ही होता है, कोई ना कोई कंट्री जगह दे ही देता है इनको रहने के लिए। क्यों? मामला सारा पैसे का है। और ये सारे लोग आपने भी पैसे के लिए शेख हसीना को रखा है, आपने पैसे के लिए शेख हसीना को रखा है।
शेख हसीना हमारे पास यहाँ पर एक साड़ी में आई है, आपने देखा होगा, उसके घर से तो ब्लाउज भी उठा के ले गए थे, आप ही के जिहादी वहां पे बैठे हुए, तो वो क्या सर लेके पैसे आएगी तो बेचारी लाई हमारे होगी ना पास, सर, उसको तो पैसे तो बैंक में होंगे ना, कुछ पैसा भी तो अपने घर नहीं। में रख के बैठी थी। मैंने पूछा है उसको, वो कहती मैं तो एक साड़ी बड़ी मुश्किल से डाल कर आई हूँ, आर्मी चीफ तो वो भी उतारने वाला था। तो भाई आपको पता ही है कि इनके तो किताब में लिखा है कि कैसे तरह से आपने किसी को जलील करना है, और 40 मिनट दिए थे कि 40 मिनट में तुम कंट्री छोड़कर भाग जाओ वरना तुम्हारा हलाला कर दिया जाएगा। तो वो बेचारी भागती हुई यहाँ पे पहुंची है और बड़ी मुश्किल से यहाँ रही हुई है। अभी भी उसकी एक्स्ट्राडिशन के ऊपर बातें चल रही हैं, बट एज फार एज आज़ाद इज कंसर्न ही हैज़ गॉन टू रशिया, बिकॉज रशिया ने पूरा सपोर्ट दिया सीरिया में इस गवर्नमेंट को, इसको बचाने के लिए। उसका रीज़न था असाद से प्यार नहीं है, ना सीरिया से प्यार है, प्यार था मेडिटेरेनियन सी में, जहां पर रशिया के अपने नेवल बेसिस थे, उसको मिडल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस बनानी थी काउंटर करने के लिए अमेरिका को, और उसके लिए उनको सीरिया की ज़रूरत थी। वहाँ पर काम तमाम हो गया, उन्होंने अपने आदमी को बचाकर वहाँ से निकाल लिया है। अभी ये खेल कहाँ तक जाएगा ये 20 जनवरी के बाद पता लगेगा। अभी तो ये डीप स्टेट कोई ना कोई, मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला था, इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से कोई बड़ा युद्ध जो कि न्यूक्लियर युद्ध की तरफ ये डायरेक्शन चली जाए, ताकि बाइडेन कंटिन्यू रहें 20 जनवरी के बाद। ये सारे काम वैसे ही हो रहे हैं, कुछ इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, क्रिएट हो जाए, ताकि बाइडेन अपनी प्रेसिडेंसी को छोड़े नहीं और ट्रंप प्रेसिडेंट बने नहीं, क्योंकि उसका डर ट्रंप के आने का इतना ज़्यादा है डीप स्टेट को, क्योंकि उसने आकर डीप स्टेट को डिसमेंटल करने की धमकी तक दे दी है। एंड ट्रंप की एक खासियत है, वो छुप कर काम नहीं करता, जो करना होता है वो बोलकर करता है। उसने आने से पहले बोल दिया डीप स्टेट को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, इनकी रीढ़ की हड्डी मैं तोड़कर छोड़ूंगा। चाइना की उसने तोड़कर दिखाई, इस बार वो डीप स्टेट के पीछे लगने वाला है। सो दैट इज वाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। अब क्या होगा, तभी मैं उसी डायरेक्शन में बोल रहा हूं। भारत पाकिस्तान आपका मूड नहीं है मैडम, लेकिन आपको जब $1-2 बिलियन का चौका दिया जाएगा, आप चूं चूं करने लग जाएंगे, और उनके चक्कर में आप नहीं किसी भी सर, हद तक गिर सकते हैं। सर न्यूक्लियर एसेट्स तो कोई कंट्री भी नहीं चला सकती, वो तो बहुत खतरनाक चीज होती है, और वो तो सभी कहते हैं कि वो तो सिर्फ दिखाने के लिए है जी, वैसे रखा हुआ है ना। आप चला सकते हैं ना हम चला सकते हैं, आप न्यूक्लियर वॉर की तरफ तो जाने का कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने न्यूक्लियर वॉर की बात नहीं करी, मैं युद्ध की बात कर रहा हूं कि आप और हमारे बीच में थोड़ा सा एक झड़प हो जाए, ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि देखिए 2 न्यूक्लियर पावर्स आपस में लड़ रही हैं और इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। कुछ भी हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूं बार बार, 20 जनवरी की आप वेट कीजिए। उससे पहले पहले आप मुनीर को बता देना कि थोड़ा शांत होकर बैठ जा, तुम्हें उकसाया जाएगा, लेकिन तुम्हें उकसाने की जरूरत सर हम तो नहीं उकसाए जा रहे सर, हम तो कब से कह रहे हैं कि एक प्लेन भेज दें, यहाँ से चक्कर काट के चला जाए, हमारे लोगों का थोड़ा काम हो जाएगा, लेकिन मोदी जी वो भी नहीं भेज रहे। पता नहीं फ्यूल नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये होता ना छोटी मोटी है, तो हम कब से कह रहे हैं। हमारे पास फ्यूल की कोई चिंता नहीं है, ऑलरेडी डिस्काउंट के ऊपर हम तेल ले रहे हैं, हमने तो दुनिया का तेल निकाल दिया। आप फ्यूल की बात कर रही हैं, दुनिया को तेल आज की डेट में भारत सप्लाई कर रहा है, इंक्लूडिंग यूरोप। क्या बात कर रही है, तेल की कमी हमारे पास? सर इंटरनेट आपके यहाँ का सही नहीं चल रहा है, बांग्लादेश के लोगों ने जो एग्रीमेंट था वो कैंसिल कर दिया है, और 1-2 लोगों के साथ जो मेरी शो रिकॉर्डिंग की तो उनका बहुत खराब इंटरनेट था, बार बार बंद हो जाता था। तो ये क्या चक्कर है, तो बांग्लादेश से आप लोग ले रहे थे? हाँ, आपको लगता है कि भारत के अंदर इंटरनेट ये जिहादी देंगे? क्या बात कर रही हैं, ये भीख मंगे, ये दे नहीं सकते, ये ले ही सकते हैं। केबल हमारी उनकी तरफ जा रही थी, या उनकी कंट्री में से निकलकर हमारे नॉर्थ ईस्ट में जा रही थी। इंटरनेट हमारा ही है, इन जिहादियों ने 1400 सालों में कुछ नहीं प्रोड्यूस किया, ये हमें किसी को क्या देंगे? तो अब वो जो है ना, ये ख्वाब है कि ये कुछ किसी को दे सकते हैं, ये सिर्फ जिहाद दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। केबल हमारी थी, इन्होंने बोल दिया कि हमारे कंट्री के बीच में से आपकी केबल निकल कर जा रही है, हम इसे अलाउ नहीं करेंगे। और वो केबल जा रही थी नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पर इंटरनेट खत्म हुआ होगा। दिल्ली में या बाकी भारत में इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नॉर्थ ईस्ट को सैटेलाइट के थ्रू हमने लिंक अप कर भी दिया है, वहां पे 5G चल रहा है। सर अभी बिल गेट्स ने भी अजीब सी बात की ना, कहा कि जी भारत जो है वो एक लेबोरेटरी है, कुछ भी जाके वहाँ चेक कर लो, ट्राई कर लो, इस किस्म की बातें की है। तो खैर उस बेचारे की बड़ी धुलाई हो रही है सोशल मीडिया पर, लेकिन वो इस किस्म की कई लोगों ने भारत से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं वो ठीक कह रहा है,
जब कोई कोविड वैक्सीन निकले या किसी किस्म की वैक्सीन निकले तो वो भी भारत में टेस्ट की जा रही होती है, हर चीज जो है पहले भारत में टेस्ट करते हैं, तो एक तरह से गलत तरीका है बिल गेट्स ने। आप क्या कहेंगे? ओके, पहली बात ये, जो बिल गेट्स ने बोला ठीक भी है और गलत भी है। भैया मुझे बताइए 2014 से लेकर 2024 तक कौन सी टेस्टिंग बिल गेट्स ने भारत में कर ली? आंसर है अंडा, जीरो। रीजन, मोदी जी की गवर्नमेंट है, ये टेस्टिंग उसी के ऊपर कर देंगे, बिल गेट्स के ऊपर ही। जो टेस्टिंग थी अगर हुई भी है, जो ट्राइबल एरियाज में जिसकी बात बोल रहा है, वो कांग्रेस के टाइम पे थी। उनको तो किसी से मतलब ही नहीं है, उनको तो अपनी जान बचानी है। किसने पैसे फेंक दिए उनके, राहुल गांधी के सामने, उसने बोला कर दो जी, सानू की फर्क पैंदा है। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, बिल गेट्स ने जैसे आप बोल रही हैं वैसे नहीं बोला है। उसने बोला कि बड़ा डिफरेंट कंट्री है, यहाँ पर बहुत चीज़ें चल रही हैं, तरक्की की जा रही है। यहाँ पर इवन एजुकेशन के ऊपर काम चल रहा है, मेडिकल के ऊपर काम चल रहा है, और अगले 20 साल में ये कंट्री बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेगी। एक टेस्टिंग ग्राउंड है, क्योंकि टेस्टिंग ग्राउंड अपनी मेडिसिन के बारे में नहीं है। भारत एक टेस्टिंग ग्राउंड है कि जब यहाँ पर अगर कोई चीज़ सक्सेस हो गई है तो वो कॉपी करके आप पूरे दुनिया में कहीं भी लेकर जा सकते हैं। वो गरीबी की तरफ से, वो एजुकेशन की तरफ से उन्होंने बहुत पॉइंट्स के ऊपर बात किया है। लेकिन कई लोगों को सेंसेशंस क्रिएट करने की आदत है, वो पिक एंड चूज करते हैं, उसमें से 2 वर्ड्स को इकट्ठा किया, 2 इधर से उठाए और एक स्टेटमेंट बना दिया कि देखिए बिल गेट्स ने बोला है कि भारत में। और आपके लोगों ने बोला, ट्रेंड चला रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं मासूम सी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मालूम है, बहुत मासूम है, तभी तो जो आपके मुनीर हैं वो भी आपके पास आकर डिक्टेशन लेते हैं कि आरजू जी की कितना जाए, क्योंकि आपकी तो बात जो है सीधी मोदी जी से होती है। और तो जी। अभी आते हैं कि बिल गेट्स ने जो बोला, इट वॉज अ वेरी वेरी सिंपल स्टेटमेंट कि भारत एक एग्जाम्पल है जहां पर बहुत चीजें हो रही हैं। एक डिफिकल्ट कंट्री है, यहाँ पर न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, वो इम्प्रूव हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट की जाती है तो वो अगर सक्सेस होती है तो पूरे दुनिया में उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और उन्होंने बोल भी दिया कि भारत अभी स्टेबल है, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और यहाँ पर जो लाइफ है वो ड्रामेटिकली बेटर ऑफ होने वाली है अगले 20 सालों में, जो आज की गवर्नमेंट ये काम कर रही है। और यहाँ पर अगर ये सारे फॉर्मूलाज सक्सेस हो गए तो आप उसे दूसरे कंट्रीज में, दूसरे जगह पे आप लेके जा सकते हैं। मेडिसिन की बात नहीं करी, लोगों ने सेंसेशंस क्रिएट कर वैसे ही जैसे दाऊद के ऊपर आपके कंट्री में सेंसेशंस क्रिएट किए गए कई लोगों की तरफ से, और उसके बाद 4 गाड़ियां, काले शीशे, काली गाड़ी अभी हॉस्पिटल गई, कब्रिस्तान में जाने वाली हैं। वो ऐसे लोगों की जो दुकानदारी चली है, वो आपको मालूम है, ये दुकानदारी चलाने का मतलब है और कुछ भी नहीं है। इसके पीछे बिल गेट्स जैसा आदमी बहुत रिस्पॉन्सिबल एक बिजनेसमैन है, जो एक एक वर्ड को नाप तोल कर बोलता है। इतनी बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट वो कभी दे नहीं सकता। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज ओनली फॉर टीआरपी, नॉट द रियलिटी बिहाइंड हिज वर्ड्स। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जाहिर है सर, आप जानते हैं सोशल मीडिया पे कुछ भी बात को जो है वो इधर उधर घुमाकर किया जाता है। लेकिन लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आधी दुनिया में आग लगी हुई है, यूक्रेन लड़ रहा है, रशिया लड़ रहा है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, सीरिया वीरिया में, आपके शी जिनपिंग किधर है? नजर नहीं आ रहे। वो सो रहे हैं दूसरे कमरे में, अभी उठा के लेके आओ। कोई स्टेटमेंट चाइना की तरफ से क्यों नहीं है? चाइना क्या सोच रहा है सारी सिचुएशन को लेकर? चाइना की डेट में, आज की डेट में बहुत अफरा तफरी है। यहाँ पर फैक्ट्रीज 24 घंटे काम कर रही हैं, जो 8 घंटे काम करती थी। सैटरडे संडे को भी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। रीज़न है, उनके मालूम है कि 20 जनवरी के बाद माल बेचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये इनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, आपको रॉ मटेरियल से भी अगर सस्ता माल बनाकर बेचना पड़े आप बेच दीजिए। गवर्नमेंट ने 15% की सब्सिडी अनाउंस कर दी है कि अगर कोई माल खरीदता है आप 15% रेट को गिरा दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन माल बेचिए, लिक्विडेट कर दीजिए, जो बिकता है बेचिए, डंप करिए पूरी दुनिया में। तो ये इसीलिए कोई स्टेटमेंट नहीं है। कंट्री की जो आउटपुट है बढ़नी शुरू हो गई, प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो गई, जीडीपी के नंबर्स बढ़ने शुरू हो गए। तो जो ये सारी चीज़ें हैं वो उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि किस तरह से कंट्री को बाहर निकालना है। जो तूफान आने वाला है 20 जनवरी को, उससे अपने आप को बचाया कैसे जाए। इसलिए जो पॉलिसीज़ हैं हर रोज़ चेंजेस हो रही हैं, यहाँ पर नई पॉलिसीज़ को निकाला जा रहा है, नई दोस्ती बनाने की कोशिश की जा रही है। जिनके साथ 36 का आंकड़ा था, उसमें भारत हो, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सबके साथ इन्होंने एग्रीमेंट्स कर ली हैं।
$200-300 बिलियन के तो इन्होंने एग्रीमेंट्स कर लिए कि किस तरह से BRI को एक्सटेंड करना है या बाकी प्रोजेक्ट्स को लेके आना है, इंडस्ट्रीज उधर लगानी है। इवन नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर आए हुए थे BRI के लिए। मोहम्मद यूनिस ने बोल दिया है कि हम BRI को यहाँ पर एक्सटेंड करने की सोच सकते हैं चाइना के साथ। सो दे आर लिटरली रनिंग अराउंड। मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया था, ग्वाची गांव। ये ग्वाची गांव की तरह है जो इधर भाग रही है उधर भाग रही है कि किस तरह से अपनी कंट्री को बचाया जाए। तो ही इज वर्किंग ऑन दैट, ही एंड हिज गवर्नमेंट, बट ही विल स्पीक आफ्टर 20th जनवरी। उससे पहले इनको नींद भी नहीं आ रही। मैंने बड़ा सॉफ्ट गद्दा पिलो सबको लेके दिया है, तो इतनी सर्दी में भी उनको गर्मी आ रही, पसीने आए रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। बिल्कुल ऐसा ही सर, और हमारी भी नज़रें उसी पर हैं कि देखें कि ट्रंप कब व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।